गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लेक्चर नंबर 2 है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सिविल फोर्थ सेमेस्टर के लिए है ये। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसका जो फी है 2100 रुपया रखा गया है ऑनलाइन बैच के लिए। और कोचिंग का भी नाम जानते हैं आप लोग, माही टेक्निकल क्लास भागलपुर। 25 अप्रैल तक आपका फीस का दाम 2100 रुपया रहेगा और 25 अप्रैल के बाद ये फीस जो है बढ़ के फिर 2500 रुपया हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन ले लीजिए। ऑनलाइन बैच शुरू हो चुका है, सॉइल का भी सब्जेक्ट का शुरू हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग और फ्लूइड जो है 1 से 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम लोग बहुत अच्छे तरीका से पढ़े थे और कुछ नोट्स भी लिखाए थे, उसको आप लोगों को लिख लेना है। उसमें मैंने बताया था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहाँ से आया है, क्यों इसको पढ़ाई करते हैं। और आज हम जानेंगे आप लोगों का सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर है स्ट्रेस और स्ट्रेन का, उसको आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, चलो इसका सबसे पहले डिफिनेशन से पहले, डिफिनेशन तो मैं लिखा दूंगा, समझ में आ जाएगा। चलो डिफिनेशन लिखा दिया कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब रेसिस्टिंग फोर्स यूनिट बाय एरिया करेंगे तो हमारा स्ट्रेस निकल जाता है। तो लेकिन हम लोग जो है ऐसे आसानी से समझ नहीं सकते, इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल चाहिए। और एग्जाम्पल को अगर अच्छे से समझ लिए तो बहुत ही आसानी से स्ट्रेस समझ में आ जाएगा। तो चलो हम लोग शुरुआत से समझते हैं कि स्ट्रेस का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को। इसके लिए हम 3 फिगर बनाएंगे, उस तीनों फिगर पे कंसंट्रेट होकर सुनना है और फिगर को समझना है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहला फिगर जो है हमारा, पहला फिगर मान लिए ये हमारा एक बीम है। ठीक है, कैंटिलीवर बीम है, मान के चलो कुछ भी, कैंटिलीवर में चलो कुछ भी मानते हैं ऐसे। ये हमारा क्या था, एक ऑब्जेक्ट था। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या किया, यहां से फिक्स कर दिया, इस पॉइंट से फिक्स है मेरा ये। ठीक है, ये एक हमारा कैंटिलीवर बीम है। कौन सा नाम बोल रहा है मैं, कैंटिलीवर। ऐसा बीम जो एक साइड से फिक्स हो और दूसरे साइड से फिक्स नहीं हो उसको कैंटिलीवर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर से इस फिगर का नाम हम देते हैं पहला फिगर का नाम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर दूसरा फिगर हम बनाते हैं। दूसरा फिगर देखो सेम फिगर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा फिगर भी बनाए। तीसरा फिगर देखो, तीन फिगर हम लोगों ने बनाया है। चलो इसको सब बराबर में लाओ। अभी इस तीनों फिगर में आप लोगों ने क्या देखा कि तीनों का तीनों ये कैंटिलीवर बीम है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहां तक समझने में। अब हम तीनों में क्या कर रहे हैं, पहला और दूसरा और तीसरा तीनों को समझ जाओ ये सेम फिगर है हमारा, क्योंकि तीनों आपको लग भी रहा है, सबका लेंथ सेम है हमारा। इसको यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि यहां से यहां तक जो दूरी है L है, L मतलब लेंथ हो गया हमारा। ठीक है, L मीटर का ये दूरी है, ये भी L होगा, ये भी L होगा, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो इस पॉइंट पे A कोई नाम का एक कोई पॉइंट है और यहां पर मेरा B पॉइंट है। 2 पॉइंट है हमारा A और B। ये A कौन सा पॉइंट है, तो ध्यान से सुनो बात को। कौन सा पॉइंट है A, ये हमारा इंट्रामोलिकुलर पॉइंट। सिंपल सा समझो बात को, पार्टिकल है ये। एक क्या है, एक पार्टिकल है हमारा, या इसको स्लेश में लिख देते हैं पार्टिकल, या स्लेश में कहो एटम है ये। समझ में आया बात को, ये क्या है हमारा एटम है, अणु समझते हैं ना, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। ए क्या है, इंट्रामोलिकुलर पॉइंट को या पार्टिकल को या एटम है हमारा, और बी भी क्या होगा, यही होगा इंट्रामोलिकुलर पॉइंट।
पार्टिकल है या तो एटम है। कोई दिक्कत ये समझने में? यहां तो कोई में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसके आगे बात क्या करते हैं। ये हमारा जो बॉडी है कैंटिलीवर बीम, ठीक है, यहां पर कोई भी लोड नहीं पड़ रहा है, नो लोड। इस पॉइंट पे कोई भी लोड है हमारा, कोई भी फोर्स लगा रहे हैं, लोड कहो या फोर्स कहो, ठीक है, दोनों नाम बोल सकते हैं। ना ही कोई लोड लग रहा है, ना ही कोई फोर्स लग रहा है, पहला में कोई दिक्कत। दूसरे में क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम बल का प्रयोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पी नाम का एक फोर्स का यूज कर रहे हैं। क्या है ये? पी, ये हमारा बल है, फोर्स है। कहां तक लगा रहे हैं? अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट। दिखाई दे रहा है ना सभी को? मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलो, ये कहां तक लगा रहे हैं हम लोग फोर्स? अप टू इलास्टिक लिमिट। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये कैसा फोर्स लगा रहे हैं? कंप्रेसिव है या टेंसाइल है? तो ध्यान से सुनो, दो वर्ड को जो मैंने यूज किया है, पहला वर्ड का यूज किया कंप्रेसिव, ध्यान से सुनो, पहला वर्ड को यूज किया मैंने कंप्रेसिव, दूसरा मैंने क्या बोला? टेंसाइल। तो कंप्रेसिव और टेंसाइल क्या होता है मैं आगे भी पढ़ाऊंगा, लेकिन अब फिलहाल समझ लो ना आपको। अगर इसको, ये ऑब्जेक्ट को खींचा जाए इस बगल बाहर की ओर, तो यहां पर सिंपल सा बोलेंगे ये टेंसाइल है। इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं बाहर, समझ में आया। लेकिन इसको दाबेंगे, मतलब इस दोनों बगल से ऐसे दाब रहे हैं, उसको बोलेंगे कंप्रेस, कंप्रेसिव। बस इतना अभी फिलहाल समझो। जब हम इसका स्ट्रेस का टाइप पढ़ाएंगे ना, तो वहां अच्छे से समझाएंगे टेंसाइल फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है। अभी फिलहाल इतना समझ लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट को, जैसे ये हम कोई भी चीज है, इसको अगर बाहर की ओर खींचेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेंसाइल। लेकिन अगर इसको हम लोग अंदर की ओर फोर्स लगाएंगे, देखो दाब रहे हैं कि ना दोनों बगल से, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव। बस फिलहाल इतना समझना, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया? पी नाम का फोर्स लगाया। कैसा फोर्स है ये? हमारा टेंसाइल फोर्स है। कोई दिक्कत यहां तक? अप टू इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है पहले इसका बारे में सुन लो। आप लोग फिलहाल जानते भी होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में भी फिजिक्स में इलास्टिसिटी के बारे में वर्ड यूज किया, और मैंने पढ़ाया भी है पहले भी फिजिक्स में, ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट के अंदर अगर हम कोई भी बल का प्रयोग करते हैं, कोई भी फोर्स का यूज किया जाता है, तो बॉडी क्या होता है, मान के चलो आप स्प्रिंग लो, ठीक है, एक स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग में अप टू इलास्टिक लिमिट तक अगर फोर्स लगाया जाए, जैसे फोर्स लगाए तो वो क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा स्प्रिंग। लेकिन जैसे ही फोर्स को हटा देना, जैसे ही फोर्स को रिमूव कर दिए, तो वो स्प्रिंग क्या है? फिर से अपने शेप और साइज में आ जाएगा। समझ में आया? क्लियर है बात को समझने में? तो अप टू इलास्टिक लिमिट तक क्या होता है हमारा, कि ऑब्जेक्ट जो है अपना शेप और साइज को गेन कर लेता है। क्लियर है यहां तक? क्या करेगा इलास्टिक लिमिट तक? ऑब्जेक्ट जो है जिस साइज में था उस साइज में आ जाएगा। कब आएगा? जब हम इलास्टिक लिमिट तक लगाएंगे फोर्स, ठीक है, और जब उस फोर्स को रिमूव किया जाए तभी आ सकता है। कोई दिक्कत यहां तक? चलो, तो अब देखो, जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे पी नाम का इलास्टिक लिमिट तक, तो यहां पर क्या होगा, ये जो ए पॉइंट है इधर आ जाएगा। ध्यान से सुनना बात को, यही समझना है बस स्ट्रेस में। ए पॉइंट इधर आ जाएगा, बी थोड़ा सा इधर आ जाएगा। तो क्या हुआ, और ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट और खींचा जाएगा, ठीक है। देखो कैसे हम बता रहे हैं। पहले एल था और ये डेल्टा एल जो है बढ़ जाएगा। ऐसा होता भी है, कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप खींचोगे तो क्या होगा, वो खींचा जाएगा। समझ में आया बात को यहां तक ना? बाहर की ओर वो निकलेगा। तो हम लोगों ने क्या देखा सेकेंड वाला में, कि जैसे ही टी नाम का एक फोर्स का यूज किए अप टू इलास्टिक लिमिट, तो ए जो पार्टिकल था वो इधर मूव किया, बी जो है अदर साइड मूव कर गया। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? लेकिन ये जो ए और बी जो है अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। समझ में आया बात को? ए और बी जो है वो अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। चलो पहले तीसरा समझ लेते हैं। ये पी नाम का फोर्स को अब हटा दिए। अब क्या किया तीसरे में? पी फोर्स को
रिमूव कर दिए तो यहां पर क्या हो गया, फिर से नो लोड हो गया, कोई भी लोड नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है यहां पर। क्लियर यहां तक? तो जैसे ही ये फोर्स को हटाएंगे, हम टी लोड को रिमूव करेंगे, तो क्या होगा हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो है, ये जो लेंथ हमारा बढ़ा था, ये जो लेंथ हमारा बढ़ा था यहां तक, ये फिर क्या है, कम हो जाएगा, फिर से अपने शेप और साइज में आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्यों आएगा? क्योंकि सर इलास्टिक लिमिट तक ही हम फोर्स लगाए थे, और हमको पता है कि अगर फोर्स अगर इलास्टिक लिमिट तक लगाया जाए और उसी फोर्स को अगर रिमूव कर दे, तो बॉडी जो है अपना रिगेन कर लेता है शेप और साइज को। क्लियर है यहां तक? तो ये क्या है, फिर से अपने शेप और साइज में आ गया। चलो, तो ये जो ए और बी जो है फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा। आ गया कि नहीं? और जो लेंथ था उतना ही हो जाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक इस तीनों फिगर में क्या देखा, थोड़ा सा शॉर्ट रिकैप करते हैं, तब मजा आएगा समझने में। अगर स्ट्रेस को अच्छे से समझ लिया, बहुत को सिंपली बता देगा कि स्ट्रेस एक्चुअली में है क्या, ठीक है, लेकिन अगर इसको अच्छे से समझे तो याद हो जाएगा जिंदगी भर। पहले में क्या था, कोई भी लोड नहीं था हमारा, तो ए और बी उसी पोजीशन पे था। दूसरे में हम लोगों ने क्या किया, बल का प्रयोग किया, तो ये जो डेल्टा है लेंथ बढ़ गया, ए और बी भी पोजीशन चेंज कर लिया। ए और बी क्या है, एक एटम है, पार्टिकल है। जैसे ही पी को रिमूव किए, मतलब बल को रिमूव किए, तो ए और बी अपने पोजीशन पे आ गया। यहां तक कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं हो। अब देखो क्या करते हैं, हमको ध्यान देना है इस फिगर पे, सेकेंड वाला पे, सेकेंड वाला पे कंसंट्रेट करना है थोड़ा देर। ये जो ए है ये अपने पोजीशन पे आना चाहेगा कि नहीं, और बी जो है अपने पोजीशन पे आना चाहेगा। समझ में आया बात को? यहां तक ए जो है अपने पोजीशन की तरफ आना चाहेगा, बी अपने पोजीशन की तरफ, क्योंकि ए जो है अब ए देश पे चले गया, बी देश की ओर चले गया, अपने पोजीशन से वो साइड हो गया कि नहीं? क्यों हुआ, रीजन क्या था इसके होने का? क्योंकि हम लोगों ने पी नाम का फोर्स लगाया। क्लियर है यहां तक? अब ए जो है अपने पोजीशन की तरफ अगर आना चाह रहा है, तो ए क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं? ए पॉइंट आने के लिए यहां तक अपने आप को फोर्स लगाएगा, और बी जो है यहां आने के लिए, अपने पोजीशन पे आने के लिए भी फोर्स लगाएगा। तो देखो यहां से ए जो है, अभी हम इसको नाम दे रहे हैं ए डैश, क्या नाम बोले हैं, ए डैश, और इसको क्या नाम बोले, बी डैश। हमारा ए यहां था और बी यहां था, समझ में आया? ये जो ए है ए देश की ओर चले गया था, बी देश की ओर, तो ए देश ए की ओर आना चाहेगा कि नहीं? समझ में आया बात को? तो हम क्या लिख रहे हैं, ए देश ए की ओर आना चाहेगा और बी देश बी की ओर आना चाहेगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? क्यों आना चाहेगा भाई? क्योंकि वो अपने जब पोजीशन था उस पर कोई भी ऑब्जेक्ट आना चाहता है कि नहीं? आप लोग केमिस्ट्री में भी सुने होंगे ऑक्टेट रूल, कि अपना कोई भी एटम, कोई भी चीज जो है अपना स्टेबिलिटी को देखता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी सोचना है कि ए देश जो है ए की ओर आना चाहेगा, बी देश बी की ओर आना चाहेगा। तो ए देश क्या लगाएगा, ए की ओर आने के लिए बल का प्रयोग करेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, ए देश ए की ओर आने के लिए अब एक फोर्स लगाएगा, बी देश भी बी की ओर आने के लिए एक फोर्स लगाएगा। तो सर इस फोर्स का नाम क्या होगा, इस फोर्स का क्या नाम होगा? तो इस फोर्स का बहुत सारा नाम है, सभी को एक एक करके सुनते हैं क्या क्या नाम है। पहला नाम है इंटरनल फोर्स। पहला नाम क्या हो गया, इंटरनल फोर्स है हमारा। क्यों इंटरनल बोले? क्योंकि ये कहां हो रहा है, बाहर में हो रहा है क्या? नहीं ना, ये तो ऑब्जेक्ट के अंदर में हो रहा है। क्लियर बात समझने में? दूसरा बोलेंगे इंटर एटॉमिक फोर्स, ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स। तीसरा बोलेंगे हम लोग रेसिस्टिंग फोर्स। चौथा नाम है इसका अपोजिंग फोर्स, और पांचवा बोलेंगे इसका रीस्टोरिंग फोर्स।
ये 5 नाम है इसके, 3 4 5। ध्यान से सुनो, ये जो है ए डैश ए की ओर आना जो चाहेगा, सबसे पहला तो ये इंटरनली लग रहा है, इसलिए ये क्या नाम दिए इसको, इंटरनल फोर्स। दूसरा बात हमको पता है ये एटम है, और एटम अगर अपना फोर्स लगाता है तो इसको इंटर एटॉमिक फोर्स कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। तीसरा बात है रेसिस्टिंग फोर्स। रेसिस्टिंग क्यों बोला गया, ध्यान से सुनो, क्योंकि देखो पी जो है इधर आना चाह रहा है बाहर की ओर, और ए जो है अपना तरफ आना चाहता है जिस पोजीशन पे है। क्योंकि देखो एक्चुअल में हुआ क्या, ध्यान से सुनो, यहां पर ये ए है, यहां ए डैश था, जब हम पी को इधर खींचे बाहर की ओर तो ये इधर मूव किया कि नहीं, ए से ए डैश की ओर मूव किया, लेकिन ए डैश क्या करेगा, इस बगल लगाएगा फोर्स। समझ में आया बात को यहां तक, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। जब हम बल का प्रयोग किए तो ए क्या है, ए डैश की ओर मूव कर गया, क्लियर है यहां तक। तो मूव किधर किया, इस बगल, लेकिन ए डैश क्या करेगा, इस बगल आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, क्योंकि वो अपना पोजीशन पे आना चाहता है। तो देखो मूव किया इस बगल, लेकिन ये ए डैश आना चाहता है इस बगल, तो क्या वो रोक रहा है कि नहीं। रेसिस्टिंग का मतलब ही होता है रोकना, प्रतिरोधक। रेसिस्टर का नाम सुने होंगे, रेसिस्टेंस का नाम सुने हैं कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी में भी आया होगा। तो ये भी क्या है, रोकने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम बोलिए रेसिस्टिंग फोर्स। अपोजिंग, ये भी अपोजिंग का ये मतलब होता है रोकना, उल्टा साइड मूव कर रहा है इस बगल, लेकिन फोर्स लगा रहा है इस बगल, अपोज कर रहा है, उल्टा। रीस्टोरिंग क्यों बोला गया, ध्यान से सुनो, क्योंकि ए डैश ए की ओर आना चाहता है, अपने पोजीशन पे आना चाहता है, और अपने पोजीशन पे आना चाहता है मतलब रीस्टोर कर रहा है अपने पोजीशन पे आने के लिए, तो इसलिए इसका नाम दिया गया रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप लोग 2 मिनट पॉज करके वीडियो को अभी तक जितना लिखाए हैं उसको एक बार फिगर बना लो, फिगर बना लो, ये सभी नाम लिख लो, और लिख लेना कि ये 5 फोर्स का नाम याद रखना। और ज्यादातर जो यूज किया जाता है, बच्चे जो कॉमनली यूज करते हैं आंसर देने के लिए, वो इसी का यूज करते हैं। तीसरा नंबर रेसिस्टिंग फोर्स का डिफिनेशन भी देखे होगे बहुत बुक में, यही वर्ड यूज किया होगा रेसिस्टिंग फोर्स, क्योंकि देखो ये रोकने का काम कर रहा है कि नहीं। आप समझ में आ रहा है ना रेसिस्टिंग का मतलब क्या होता है। देखो ए डैश ए की ओर जाना चाहा, इधर मूव किया, लेकिन ए डैश ए की ओर आना चाहेगा, इसलिए ये रेसिस्ट कर रहा है, रोकने का। ठीक उसी प्रकार से बी मेरा इस पोजीशन पे था, लेकिन गया किस बगल, ये बी इस बगल मूव कर गया, बी डैश पे चले गया था, समझ में आया। लेकिन बी डैश क्या करेगा, बी की ओर आना चाहेगा, तो ये भी क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, रोकने का काम कर रहा है। समझ में आया ना। चलो अब इसको एक बार पॉज करके इसका एक बार नोट्स बना लो जल्दी से, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलो आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम इसको मिटा के कुछ और बताते हैं पॉइंट को। अभी तक हम स्ट्रेस तक नहीं पहुंचे हैं, एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है। अब हम क्या कर रहे हैं, कुछ और चीज समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये तो समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या हुआ एक्चुअल में, ये अपना रीस्टोर कर गया। इसको रफ करते हैं। मेन फोकस हमारा किस पे है, मेन फोकस जो रहेगा हमारा ये इसी पॉइंट पे रहेगा। अब हम क्या कर रहे हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये एक सेक्शन है हमारा, क्या है, सेक्शन है एक्स एक्स। ये हम क्या कर रहे हैं, एक्स एक्स मेरा एक सेक्शन था, इसको यहां से काट के हम बाहर निकाल रहे हैं। चलो यहां पर बाहर किए, यहां से काट के यहां किए बाहर, कोई दिक्कत समझने में। यहां से वो काट के यहां पर बाहर कर लिए हैं। अब देखो यहां से इस बगल क्या लग रहा था, पी लग रहा है हमारे पास, इस बगल हमारा पी फोर्स है। अब ध्यान दो बात को, ये जो बी है, बी डैश इधर आना चाहेगा बी की ओर, मतलब ये क्या हो गया, ये बी डैश बी की ओर आना चाहेगा, तो एक फोर्स और लगेगा जिसका नाम आर रखते हैं, जिसका नाम क्या रखे, आर रखे हैं। समझ में आया बात को। अब हो सकता है कि नहीं, क्या यहां पर एक ही एटम होगा, नहीं ना, बहुत सारा एटम होगा।
समझ में आया बात को? बहुत सारा एटम होगा कि नहीं, बी होगा, सी होगा, डी होगा, तो बहुत सारा फोर्स है यहाँ पर, मान के चलो बहुत सारा फोर्स है, लेकिन सबको जोड़ने के बाद नाम क्या रखे हैं, आर। क्लियर हुआ ये पॉइंट पे? पहले फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं। हम यहां से क्या किए, एक्स एक्स सेक्शन लिए, एक्स एक्स सेक्शन को बाहर निकाल के यहां रख दिए। ये पी फोर्स लगा हमारा, ये पी फोर्स जो लग रहा है, तो इस बगल हमारा क्या है, बहुत सारा इंट्रामोलिकुलर, ये क्या है एक्चुअल में इंटर एटॉमिक फोर्स है हमारा, ये जितना है इंटर एटॉमिक फोर्स, जिसको हम लोग अपोजिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे थे। तो बहुत सारा इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा, एक ही एटम तो नहीं होता है कोई भी बॉडी में, बहुत सारा इंटर एटॉमिक फोर्स लगेगा। उन सभी को जोड़ने के बाद हमारा आया आर। कोई दिक्कत समझने में? यही आर को और क्या नाम दे सकते हैं, रेसिस्टिंग नाम दे सकते हैं कि नहीं, रेसिस्टिंग फोर्स, अपोजिंग फोर्स भी बोल सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स भी बोल सकते हो, इंटरनल फोर्स भी बोल सकते हो, तो बहुत सारा फोर्स बोल सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना समझने में यहां तक? चलो अब इस फिगर का भी काम हो गया है, काम तमाम। अब हम इसी फिगर से काम करेंगे। अब इसी फिगर से काम करना है। तो देखो यहां पर, सॉरी ये एक्स एक्स सेक्शन था ना यहां पर, तो हम लोग लिख रहे हैं ये पी था हमारा। तो अब इस फिगर के अनुसार हम लिखेंगे एच सेक्शन एक्स एक्स, और हम कौन सा कंडीशन लगा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। हम लगा रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा रहे हैं। तो ध्यान से सुनो क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहां पर देखो, हमको पता है एक बात कि सिग्मा ऑफ एफ एक्स बराबर 0 होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स बराबर 0 होता है, क्योंकि हमारा क्या है, हमको पता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ एक्स 0, सिग्मा ऑफ एफ वाई 0, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी फोर्स लगते हैं उसको 0 करते हैं, नेट फोर्स, और उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में भी 0 करते हैं, और मोमेंट भी 0 होता है सभी का जब सबमिशन करते हैं, अलजेब्रिक सम। तो यहां पर हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन का बात कर रहे हैं। तो P मेरा इस बगल जा रहा है कि नहीं, तो P को मान लो प्लस, R क्या है माइनस में है कि नहीं, क्योंकि मेरा ये अपोजिट साइड में है। तो हम लिख सकते हैं P माइनस R बराबर 0। ये 0 कहां से आया, एज पर दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन के अनुसार। क्लियर है यहां तक? तो हम लोग बोल सकते हैं ना P बराबर R, P बराबर R हो गया यहां से। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलो मान लिए कि इसका जो एरिया था, ये जो एरिया था हमारा, क्रॉस सेक्शन एरिया था, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था, ए था, क्रॉस सेक्शन एरिया ए था हमारा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक? इसको भी एक बार लिख लो पहले जल्दी से पॉज करके। अब देखो स्ट्रेस का डिफिनेशन, यहां तक समझ में आ गया ना स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस का होता है, मेन जो डिफिनेशन होता है, रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, इज नोन एज स्ट्रेस, इज नोन एज स्ट्रेस। इस स्ट्रेस को हम सिग्मा से दिखाते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा। स्ट्रेस को दिखाते हैं सिग्मा से। अब देखो रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रेसिस्टिंग फोर्स है क्या इसमें, क्या ये मेरा P है रेसिस्टिंग फोर्स? नहीं सर, P नहीं है, ये मेरा R है रेसिस्टिंग फोर्स। समझ में आया? आप लोग देखे होंगे कि फॉर्मूला में लिख देता है P बाय A, तो ऐसा नहीं होता है, एक्चुअल में ये R लिखते हैं, मतलब सिग्मा बराबर रेसिस्टिंग फोर्स बाय एरिया, ये है मेन इसका फॉर्मूला। लेकिन हमको अभी जब हम इससे जस्ट पहले जो लिखाए थे इक्विलिब्रियम कंडीशन वाला, वहां पर लिखे थे P माइनस R बराबर 0, तो P बराबर R,
ऐसा बात लिखे थे कि नहीं? इसलिए हम लोग इसको कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं P/A। समझ में आया बात को? इसको क्या लिख देते हैं? P/A के नाम से भी बोल देते हैं। तो मेनली जो है हमारा सिग्मा जो है R/A होता है रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से। तो हम आप लोगों को स्ट्रेस का यूनिट समझ में आया, स्ट्रेस का क्या मेन टर्म होता है, कौन से फोर्स के बारे में बात करते हैं, ये क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? चलो अब यहां पर देखते हैं P क्या है, ये R क्या है, फोर्स है हमारा, A क्या है, एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया भी कहते हैं। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत? तो हम लोग इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया बात को? यहां तक इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पूछा जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स में भी पूछ सकता है आप लोगों को। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ना, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पास्कल। क्या नाम से जानते हैं, पास्कल। इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं PA। तो देखो ऐसा होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 1 पास्कल। याद रहेगा? याद रहेगा इसका यूनिट, फॉर्मूला याद रहेगा? आप किसी को बता सकते हो कि नहीं ये R एक्चुअल में है क्या, कौन से फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं ना बता दोगे कि P फोर्स है, ऐसा नहीं ना बता दोगे कि यही मेरा P जो है R है। नहीं, P R के बराबर है, R है नहीं वो। समझ में आया पॉइंट को? हाँ, तो इसको ध्यान देना, P जो है R के बराबर है। P डजंट इक्वल टू, मतलब P जो है इक्वल नहीं है R के। ऐसा नहीं कर देना P और R दोनों सेम है, R अलग है P अलग है, लेकिन एल्स पर वैल्यू के हिसाब से P R और R बराबर होता है। क्लियर है? चलो तो अब हम कुछ टर्म को जानते हैं और, ठीक है, कुछ यूनिट को जानते हैं। 1 किलो पास्कल, ठीक है, हमको पता है कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर 1 पास्कल होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, तो 1 किलो पास्कल बराबर होता है 10 टू दी पावर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मेगा पास्कल बराबर होता है 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 गीगा पावर पास्कल बराबर होता है 10 टू दी पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये तीनों डाटा को याद रखना है, क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, और ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाएंगे ये वाले मेगा पास्कल के बारे में। ठीक है, तो आप लोग को इसको याद रखना है। ठीक है, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, 10 टू दी पावर 6 लिखे हैं ना, तो ऐसे भी पढ़ सकते हो 10 टू दी 6 पास्कल, 10 टू दी पावर 9 पास्कल, और इसको बोलेगा 10 टू दी पावर 3 पास्कल। क्यों बोला मैंने पास्कल? क्योंकि देखो ये तो 10 टू दी पावर 6 यहां आ ही गया, और हमको पता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर है ना पास्कल होता है, इसलिए मैंने 10 टू दी पावर 6 पास्कल लिखा है। यहां पे भी देखो 10 टू दी पावर 9 यहां आया ही गया, और इसका बराबर ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलो अब एक चीज और समझाते हैं, इसको भी लिख लेना है। ठीक है, मैंने अभी क्या लिखा, 1 मेगा पास्कल बराबर 10 टू दी पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 10 टू दी पावर 6 पास्कल, ये नहीं लिखा? चलो अब एक और चीज हम समझते हैं, ध्यान से सुनना बात को। यूनिट कन्वर्जन है, क्या है ये? यूनिट कन्वर्जन, ये है यूनिट कन्वर्जन है। ठीक है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हमको पता है 1 मीटर में 1000 mm होता है, पता है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 मीटर बराबर 10 टू दी पावर 3 mm, लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं, ऐसा तो ये था 10 टू दी पावर 3 1000 ही तो होता। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा,
समझ में आया बात को? तो हम ऐसा लिख सकते हैं, आप देखो तो 10 3 दूना 6 लिख सकते हैं कि नहीं? देखना, लिख सकते हैं, गौर करना, इजी है, यूनिट कन्वर्जन है, ज्यादा टेंशन नहीं है इसमें लेना। तो देखो 1 न्यूटन तो न्यूटन लिख दिए, इस मीटर स्क्वायर को, ये जो मीटर स्क्वायर है इसको यहां से ये लिख सकते हैं 10⁶ मीटर mm स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली बात नहीं। चलो पॉज करके ये लिख लो, इसको रब करेंगे, जल्दी से पॉज करो, इसको लिख लेना है, पॉज करके पहले ये लिखो। अब क्या कहना है यहां से, तो ध्यान से सुनो। हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इसको पहले चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको मीटर स्क्वायर था, सॉरी ठीक तो था 10⁶ mm स्क्वायर। अब क्या कर रहे हैं, ये 10⁶ को इस बगल भेज देते हैं, ये नीचे में डिवाइड था तो इस बगल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां क्या बच गया, 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर बच गया, क्योंकि देखो 10⁶ आया ना, mm स्क्वायर तो यहीं का यहीं है हमारा। तो अब यहां पर देखो क्या हुआ, इस ना दूर को देखो बस, और बोर्ड पे देखो सर कहीं और भी लिखाए हैं, तो जी हाँ मैं यहां पर भी लिखाया हूं 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, होता क्या है 1 मेगा पास्कल। तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 मेगा पास्कल बराबर, यहां क्या हो गया हमारा न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये भी आपको यूनिट याद रखना है कि 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा पास्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है आप लोगों के लिए, आपको हमेशा याद रखना है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, थोड़े मोड़े इधर से उधर बस इक्वेट किए हैं, तो आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं, शियर स्ट्रेस होते हैं, ये सभी चीजों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, और आप लोगों से जल्द आप लोग एडमिशन ले लीजिए, क्लासेस शुरू हो चुके हैं, अभी 4 सब्जेक्ट चालू हैं, फ्लूइड भी 1 से 2 दिन में या 2 से 3 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। वेट कर रहे हैं 20 अप्रैल तक का, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट है जो उसका आना बाकी है, उसके बाद हम लोग उसको भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक यू। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ और सिर्फ 25 अप्रैल तक ही 2100 रुपया फीस है, उसके बाद 2500 रुपया हो जाएगा, क्योंकि इस बार फीस में कोई भी कटौती नहीं हो रही है। तो इसलिए जल्द से जल्द आप लोग अपने दोस्तों को भी बोले कि एडमिशन ले ले, बैचेस चालू हो चुकी है। थैंक यू।